नमस्कार छात्रों, मैं प्राध्यापक डॉक्टर के पाटिल, हिंदी विभाग। आपकी क्लास में आप में से कोई उपस्थित नहीं है, इसी कारण आज की क्लास आपकी ऑनलाइन यूट्यूब पर आपको भेज दी जाएगी। और जो पढ़ाना बाकी रहा है, अधिकतर रूप में नहीं रहा, लेकिन रिवीजन के रूप में हम क्या करेंगे, आपके साथ आज बातचीत करेंगे। रोजगार के अवसर किस किस क्षेत्र में हैं? हिंदी विषय पढ़ने के उपरांत या हिंदी विषय का बीए एमए तक या हिंदी अनुवादक का कोर्स आपने पूरा करने के उपरांत आपको किस किस क्षेत्र में रोजगार के अवसर हैं, इसके संदर्भ में पाठ्यक्रम में जो निर्धारित किए गए जो विभाग हैं, किए गए जो पार्ट्स हैं, उनके संदर्भ में आज हम चर्चा करने वाले हैं। उनमें से पहला पद जो है वह है राजभाषा अधिकारी। सरकारी कामकाज या राजकाज में जिस भाषा का प्रयोग किया जाता है उसे राजभाषा कहा जाता है। 14 सितंबर 1949 को भारत की राजभाषा के रूप में संविधान ने हिंदी भाषा को स्वीकार किया और 26 जनवरी 1950 को वो उसकी घोषणा की गई। राजभाषा अधिकारी ये जो पद है, यह पद स्वाधीन भारत की आवश्यकता की निर्मित है। 15 साल की अवधि दी थी 1965 तक कि सभी राज्य इस भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित करें। सभी राज्यों को सहूलियत दी थी 15 सालों के लिए, लेकिन दक्षिण भारत के कुछ राज्यों ने अपनी अंग्रेजी को ही जारी रखा और 1965 के बाद आधे हिंदुस्तान में लगभग अंग्रेजी का राजभाषा के रूप में उपयोग किया जाने लगा। और उसके उपरांत देख सकते हैं कि आज हिंदी का बोलबाला सभी ओर बढ़ रहा है और इसी कारण उस दरमियान हिंदी का प्रचार प्रसार हो और उसके साथ साथ उससे रोजगार की प्राप्ति भी हो। इस विषय को ध्यान में रखकर, केंद्र में रखकर राजभाषा अधिकारी इस पद का निर्माण किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद और भारतीय संविधान ने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया। हिंदी को संविधान सम्मत अधिकार के अनुरूप स्थापित करने के लिए योजनाओं एवं नीतियों को अपनाया गया। सरकारी कार्यालयों में राजभाषा अधिकारी पद का प्रावधान इसी अनुपात में किया है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, अधीनस्थ कार्यालयों के साथ साथ विभिन्न जगह पर और राष्ट्रीयकृत बैंकों में राजभाषा अधिकारी पद पर नियुक्तियां होती हैं। आज भारत में हिंदी के उन छात्रों को विकास के ज़्यादा अवसर उपलब्ध हैं जो अंग्रेजी का भी ज्ञान रखते हैं। यानी केवल हिंदी भाषा का होना अनिवार्य नहीं है, उसके साथ साथ आपको आपकी मातृभाषा और उससे संबंधित जो भी है संबंधित अंग्रेजी भाषा और हिंदी भाषा, तीनों भाषाओं का ज्ञान आपको होना आवश्यक है। तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं कि बहुत सारे अवसर आपको नौकरी के हैं। कहाँ मिलते हैं अवसर राजभाषा अधिकारी के रूप में? अधिकतर रूप में हमें सभी मंत्रालयों, संबंधित अधीनस्थ कार्यालयों, भारतीय रेल में, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में, भारतीय दूरसंचार निगम, महानगर दूरसंचार निगम, भविष्य निधि, भारतीय आयुर्विमा मंडल, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी आदि विभिन्न जगहों पर राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति होती है। राजभाषा अधिकारी पद की नियुक्ति प्रथम श्रेणी के अधिकारी के रूप में आती है, जैसे कि क्लास 1 ऑफिसर कहते हैं ना, ठीक उसी पद्धति के अवसर पर ये होती है। राजभाषा अधिकारी का कार्य का क्या होता है? समझ लीजिए कि आपको राजभाषा अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया, तो राजभाषा अधिकारी को अपने कार्यालयों में और अधीनस्थ विभिन्न कार्यालयों में
हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु महत्वपूर्ण कार्य दिया जाता है, उसकी भूमिका निभानी पड़ती है और अपने क्षेत्रीय कार्यालय और संलग्न जो विभिन्न कार्यालयों में हिंदी में व्यवहार के लिए राजभाषा अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। निम्नलिखित जो दायित्व हैं वो दायित्व किस प्रकार का उसे वहन करना पड़ता है, इसके संदर्भ में थोड़ी जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। मूलतः कार्यालयों के कर्मचारियों को हिंदी भाषा का प्रशिक्षण देना। कार्यालय में जितने भी कर्मचारी हैं उन सभी कर्मचारियों को राजभाषा से संदर्भित, हिंदी भाषा से संदर्भित अधिक जानकारी दे देना है। जानकारी देते समय हर वक्त क्या किया जाता है कि जिसकी हिंदी कम समझ में आती है ऐसे लोगों को सावधानी बरत कर क्या करना चाहिए कि उसमें पढ़ाने की सुविधाएं उपलब्ध होनी जरूरी थी। वह सुविधाओं को ध्यान में रखकर ये व्यक्ति क्या करता है, राजभाषा अधिकारी उनको हिंदी का ज्ञान देने का काम करता है, उनको हिंदी भाषा का प्रशिक्षण उन्हें दे देता है। कार्यालय की ओर से गृह पत्रिका का संपादन करना। जिस भी कार्यालय में राजभाषा अधिकारी की नियुक्ति होती है वह नियुक्ति होने के उपरांत वो क्या करेगा, गृह पत्रिका एक मैगजीन के रूप में उसकी जानकारी देने का काम होता है। जैसे कि समझ लीजिए कि राष्ट्रीयकृत बैंक है, बाम्बोडे में है या आपके हमारे आसपास के गाँवों में है, तो उनकी जो सुविधाएं हैं उन सुविधाओं को सामान्य आदमी तक पहुंचाने का काम एक पत्रिका या पॉम्पलेट जिस प्रकार निकालते हैं एडवर्टाइज की, जाहिरात के, उसी के अनुरूप क्या किया जाता है कि वह पॉम्पलेट तैयार किया जाता है या पत्रिका तैयार की जाती है, मैगजीन तैयार किया जाता है छोटा, और उनमें उस बैंक के संदर्भ में होने वाली सारी जानकारी सामान्य से सामान्य व्यक्ति तक पहुंचाने का काम ये राजभाषा अधिकारी करता है। और वह भी हिंदी में क्या करना कि बताना है। हिंदी में तैयार करने के लिए गृह पत्रिका का संपादन करने का काम राजभाषा अधिकारी को करना पड़ता है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए तिमाही बैठकों का आयोजन करने का काम इसी अधिकारी का होता है। हिंदी में कार्य करने के लिए उन्हें प्रोत्साहन देने के हेतु विभिन्न प्रकार की कार्यशाला, विभिन्न प्रकार के अधिवेशन आदियों का सेमिनार जिसे कहा जाता है, वो वर्कशॉप कहा जाता है या कॉन्फ्रेंस कहा जाता है, ये सारी बातें आपको उसे करनी पड़ती हैं, आयोजन करना चाहिए। और शिविरों अधिवेशनों को आयोजित कर हिंदी के लिए अनुकूल माहौल बनाने का काम अधिकतर रूप में इस राजभाषा अधिकारी को करने की आवश्यकता होती है। राजभाषा अधिकारी अपने काम में हमेशा व्यस्त होते हुए आपको दिखाई देंगे। जैसे कि हर रोजाना जिंदगी जीते समय हम अलग अलग प्रकार के काम करते रहते हैं, ठीक उसी प्रकार राजभाषा अधिकारी को भी बहुत सारे काम करने जरूरी होते हैं। चौथी बात आती है कि हिंदी के विकास के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। जैसे कि हमारे महाविद्यालय में हम हिंदी दिन के उपलक्ष्य में या विश्व हिंदी दिवस जो 10 जनवरी को मनाया जाता है, तब हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन करते हैं, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं। जैसे कि निबंध लेखन प्रतियोगिता, वक्तृत्व प्रतियोगिता या पुस्तक परिचय की प्रतियोगिता है या शुद्ध लेखन की प्रतियोगिता है, अनुवाद की प्रतियोगिता है। ये किसके लिए कर रहे हैं कि हिंदी का प्रचार प्रसार करने के लिए और आपका हिंदी विषय का ज्ञान, हिंदी भाषा का ज्ञान बढ़ाने के लिए अलग अलग प्रकार की ये प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। ठीक उसी प्रकार राजभाषा अधिकारी भी हिंदी के प्रचार प्रसार हेतु या हिंदी के विकास के लिए विविध प्रतियोगिताओं का आयोजन, जैसे कि हिंदी नाटक लेखन, हिंदी निबंध लेखन या मंच सज्जा आदि जो है, इसका आयोजन वो राजभाषा अधिकारी करता है। शिविरों अधिवेशनों का आयोजन कर हिंदी के लिए एक अनुकूल माहौल बनाना उसका काम रहता है। हिंदी दिवस तथा हिंदी पखवाड़ा वे लोग मनाते हैं, जैसे कि हम मनाते हैं महाविद्यालय में, ठीक उसी प्रकार उस राजभाषा अधिकारी भी हिंदी पखवाड़ा मनाते हैं। 14 सितंबर हिंदी दिन के रूप में उसे क्या करते कि मनाते हैं। अपने अधीनस्थ कार्यालयों में हिंदी से संबंधित उपक्रम बनाकर देना, हिंदी में पत्राचार करने के लिए हर संभव प्रयास करना, हिंदी को राजभाषा अर्थात कार्यालयीन भाषा के रूप में स्थापित करना, अपने कार्यालयों में
बार बार प्रयुक्त होने वाली हिंदी की पारिभाषिक शब्दावली बनाने में सहयोग देना, या कार्यालय से संबंधित अंग्रेजी जो दस्तावेज हैं उस अंग्रेजी दस्तावेज को हिंदी में लाने हेतु प्रयत्न करना, कार्य करना, और पत्राचार में कार्यालयीन भाषा में बार बार प्रयुक्त होने वाले जो हिंदी वाक्यांश हैं वो हिंदी वाक्यांश बनाने में योगदान देना। कार्यालय से जुड़ी हर बात हिंदी में कैसे हो, इसका उत्तरदायित्व अधिकतर रूप में उस राजभाषा अधिकारी पर रहता है। राजभाषा अधिकारी ही ये सारी बातें क्या कर सकता है कि इसमें योगदान दे सकता है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विविध योजनाएं बनाना, राजभाषा अधिकारी पदों का सृजन करने के लिए प्रयास करना, या राजभाषा विकास के लिए हर संभव प्रयत्न करना, आदेशों का परिचालन करना, या राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों की कार्यसूत्र वृत्त जो है वह तैयार करना, ये सारी बातें आपको दिखाई देगी कि ये राजभाषा अधिकारी को करनी पड़ती है। क्लास 1 अधिकारी होने के कारण हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए अधिकतर रूप में उसे क्या करना चाहिए, प्रयत्नशील रहना चाहिए। वेतनमान इसके लिए अगर हम कहेंगे तो लगभग 40-45 हज़ार आपको प्रति माह आपको तनख्वाह सैलरी मिल सकती हैं अगर आप राजभाषा अधिकारी बने तो, उनकी नियुक्त हुई तो। 18 से 30 साल की उम्र आरक्षण के नियमानुसार आयु में छूट दी जाती है। 18 से 30 साल की उम्र में आप क्या कर सकते हैं कि राजभाषा अधिकारी के रूप में काम कर सकते हैं। और अधिकारी पद के लिए शैक्षिक योग्यता, इसका मतलब अगर चाहेंगे तो राजभाषा अधिकारी बनने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमए की उपाधि या एमए की उपाधि प्राप्त की हो तथा स्नातक स्तर पर अंग्रेजी उसने पढ़ा हो। यानी बीए में हम अंग्रेजी पढ़ते हैं कंपलसरी के रूप में, तो एमए में अगर आप हिंदी रखते हैं अथवा जिन्होंने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से एमए अंग्रेजी की पदवी प्राप्त की है तो स्नातक स्तर पर अगर उसने हिंदी पढ़ी है तो भी क्या कर सकता है कि वह व्यक्ति राजभाषा अधिकारी पद के लिए नियुक्त हो सकता है या उसमें उसका चुनाव हो सकता है। राजभाषा अधिकारी पद के लिए जो परीक्षाएं हैं उस परीक्षा की योजना किस प्रकार की रहती है, तो राजभाषा अधिकारी पद के लिए भारतीय रेल, केंद्रीय मंत्रालय, विभिन्न संस्थाएं तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों की ओर से विज्ञापन दिया जाता है और विज्ञापन के में परीक्षा पद्धति, चयन प्रक्रिया आदि की पूरी जानकारी दी जाती है। इसमें 2 प्रकार की परीक्षाओं का आयोजन किया जाता है। पहली परीक्षा जो होती है वो प्रीलिम परीक्षा जिसे पूर्व परीक्षा कहा जाता है, और दूसरी मेन परीक्षा जिसे मुख्य या प्रधान परीक्षा हम क्या कह सकते हैं। पूर्व परीक्षा, प्रीलिम परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम जो है वो पूर्व परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम है अंग्रेजी भाषा। इसमें रिक्त स्थानों की उचित शब्दों का चयन करना, वाक्य में सुधार करना, व्याकरण के आधार पर सही शब्दों का प्रयोग करना, वाक्य में गलत शब्द की पहचान करना, समानार्थ और विलोम शब्दों के लिए उचित शब्द का प्रयोग करना, वाक्य में वर्तनी गलतियों को सुधारना आदि प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें 25 अंकों के लिए कुल 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। इस परीक्षा का माध्यम अंग्रेजी होता है, जो पहला पूर्व परीक्षा के संदर्भ में हम बता रहे हैं राजभाषा अधिकारी अगर आप बनना चाहते हैं तो। दूसरी बात आती है कि तर्क शक्ति परीक्षण। पहले प्रश्न के अंतर्गत तर्क शक्ति परीक्षा में तर्क पर आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे नंबर और वर्णमालाओं का उचित क्रम की पहचान करना, कोडिंग और डिकोडिंग, सरल अंकगणितीय तर्क, वर्गीकरण, समय अनुक्रम परीक्षण, विश्लेषणात्मक तर्क, निर्देश, दूरी भावना परीक्षण, रिक्त संबंधों पर प्रश्न, बैठने की व्यवस्था, श्रृंखला में लापता आंकड़ों की खोज, मिरर इमेज आदि पर प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे कि 50 अंकों के लिए 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों की अंग्रेजी और हिंदी माध्यम में से एक माध्यम को चयन करने का अवसर यहाँ मिलता है। अंग्रेजी भाषा का जो है तो अंग्रेजी में ही होगा, और दूसरा जो है तर्क शक्ति परीक्षण, वह तर्क शक्ति परीक्षण के लिए 50 अंकों के लिए वह आप माध्यम चुन सकते हैं, अंग्रेजी चुन सकते हैं या हिंदी चुन सकते हैं। सामान्य ज्ञान, बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के विशेष संदर्भ में राजभाषा अधिकारी अधिकतर रूप में बैंकों से संदर्भित, आंकड़ों से संदर्भित काम करते हैं। तो इसी कारण इन्होंने यहाँ क्या कहा कि बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के संदर्भ में अगर सामान्य ज्ञान है तो उसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जाएंगे। सामान्य ज्ञान परीक्षा
में वर्तमान संबंधित सभी जो क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों से राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल, व्यवसाय, सामाजिक, सांस्कृतिक, भारतीय तथा विदेशी सांस्कृतिक जो पुरस्कार हैं तथा बैंकिंग प्रणाली पर आधारित व्यावसायिक ज्ञान आपको कितना है उस पर प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 अंकों के लिए 50 प्रश्न पूछे जाते हैं। छात्रों को यहाँ भी सुविधा दी गई है कि अंग्रेजी या हिंदी का माध्यम क्या कर सकते हैं कि आप चुन सकते हैं, उसका चयन करके आपको अवसर मिल सकता है। यह परीक्षा कुल 125 अंकों की होती है। प्रीलिम के संदर्भ में मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें 125 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके लिए 2 घंटों का समय आपको दिया जाएगा या दिया जाता है। इस परीक्षा में सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ यानी ऑब्जेक्टिव की तरह रहते हैं। तो अभी मैंने क्या कहा कि प्रश्नों का निवारण किस प्रकार का है। अंग्रेजी जो प्रीलिम परीक्षा आपकी होगी राजभाषा अधिकारी पद के लिए, तो अंग्रेजी भाषा, अंग्रेजी लैंग्वेज को लेकर प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्नों की संख्या होगी 50 और उसके लिए अंक हैं 25। दूसरी तर्क शक्ति, रीजनिंग, 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, उसके लिए 50 अंक आपको मिल जाएंगे। वहाँ आप हिंदी और अंग्रेजी माध्यम दोनों में से एक चुन सकते हैं। और तीसरा उसमें अंतर्गत प्रश्न पत्रिका के अंतर्गत आने वाला सामान्य ज्ञान, बैंकिंग और वित्तीय प्रणाली के विशेष संदर्भ में, तो उसमें 50 प्रश्नों की संख्या होगी, 50 अंक उसके लिए निर्धारित किए गए हैं। हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से एक माध्यम को क्या कर सकते हैं कि आप चुन सकते हैं। कुल परीक्षा के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। 125 अंक हैं और प्रश्नों की संख्या है 150 और समय कितना है आपको अध्ययन करने के लिए, पेपर देने के लिए 2 घंटे का समय है। मुख्य परीक्षा, मेन परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम थोड़ा अलग रहता है। व्यावसायिक ज्ञान, प्रोफेशनल नॉलेज जिसे कहा जाता है, वह वस्तुनिष्ठ परीक्षा ये होती है। मेन परीक्षा, मुख्य परीक्षा में व्यावसायिक ज्ञान परीक्षा के लिए वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको क्या किए जाएंगे कि पूछे जाएंगे। गद्यांश आपको दिया जाएगा और उस गद्यांश पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ रिक्त स्थानों की पूर्ति करना, जैसे कि मराठी में हम कहते हैं कि गाडीला जागा भरा, ठीक उसी प्रकार रिक्त स्थानों की पूर्ति करना। यह प्रश्न हिंदी व्याकरण से संबंधित होता है। शब्द और वाक्य का अनुवाद करना है। अंग्रेजी से हिंदी और हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद आपको दिया जाएगा, पूछा जाएगा। समानार्थ और विलोम शब्द, यह प्रश्न मुख्यतः आधिकारिक यानी कार्यालयीन हिंदी से संबंधित होते हैं। इस भाग में राजभाषा अधिकारी के स्वरूप, गठन, इसके अधिनियम से संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे मुख्य परीक्षा में। 45 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है या जाएगा, उसके लिए 45 अंक आपको दिए जाएंगे। दूसरा उसका भाग जो है प्रश्न पत्रिका में, मुख्य परीक्षा में, तो वह आ जाता है व्यावसायिक ज्ञान, जैसे कि प्रोफेशनल नॉलेज मैंने कहा। वर्णनात्मक परीक्षा यानी आपको निबंध की तरह आपको उसका उत्तर लिखना होगा। यह परीक्षा वर्णनात्मक होती है। इसमें अंग्रेजी और हिंदी का गद्यांश दिया जाता है। अंग्रेजी का गद्यांश आपको पूछा जाएगा हिंदी में, और हिंदी के गद्यांश को अंग्रेजी में आपको अनुवादित करना होगा, ट्रांसलेट करना होगा। 2 प्रश्नों के लिए 15 अंक होते हैं और इसके लिए 30 मिनट, आधा घंटा समय निर्धारित होता है। मुख्य परीक्षा जो है मेन परीक्षा, राजभाषा अधिकारी पद के लिए मुख्य परीक्षा का स्वरूप किस प्रकार होता है, जैसे कि मैंने कहा कि व्यावसायिक ज्ञान आपके पास है तो उस पर ऑब्जेक्टिव आपको प्रश्न पूछे जाएंगे 45 और कमाल अंक उसके लिए हैं 45 और उसके लिए हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से एक माध्यम को क्या कर सकते हैं कि आप चुन सकते हैं। 30 मिनट उसके लिए अवधि निर्धारित की गई। उसमें दूसरा जो प्रश्न आ जाता है वह व्यावसायिक ज्ञान डिस्क्रिप्टिव जिसे कहा जाता है। आपको वर्णनात्मक पद्धति से लिखना है। प्रश्नों की संख्या होगी 2, कमाल अंक उसके लिए होंगे कुल मिलाकर 15। तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों में से एक माध्यम चुन सकते हैं। 30 मिनट का उसके लिए समय होगा। 1 घंटे की ये परीक्षा है। कमाल अंक उसके लिए 60 है। प्रश्नों की संख्या होगी 47। अब पूरा ये आपने पेपर दिया या प्रीलिम और मुख्य परीक्षा आप पास हो गए। पास होने के उपरांत उसकी निवड प्रक्रिया जिसे कहा जाता है, चयन प्रक्रिया किस प्रकार होती है, इसके संदर्भ में जानकारी देना उचित लगता है, तो उसके संदर्भ में आपको अभी मैं बताना चाहूँगा। राजभाषा अधिकारी पद की नियुक्ति के लिए उम्मीदवारों को इन स्तरों से गुजरना पड़ता है। कौन सा स्तर? पूर्व परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार, इंटरव्यू आपको है। मुख्य परीक्षा में मेरिट के अनुसार
जब आपका नंबर लग जाएगा तो उसके उपरांत आपको साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। साक्षात्कार हो जाए, व्यक्तिगत साक्षात्कार है, मौखिक के रूप में होगा। राजभाषा अधिकारी पद भारतीय संविधान की देन है। हिंदी भाषा के प्रचार प्रसार के लिए राजभाषा अधिकारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राजभाषा अधिकारी विविध प्रतियोगिताओं, हिंदी नाटक लेखन, हिंदी निबंध लेखन आदि जो मैंने पूर्व कहा का तथा कार्यशालाओं के द्वारा हिंदी भाषा के लिए माहौल तैयार करने का काम राजभाषा अधिकारी करता है। कार्यालयीन जो जिम्मेदारियां हैं, उन जिम्मेदारियों के साथ साथ राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठकों का आयोजन भी वह करता है। कार्यसूची और कार्यवृत्त तैयार करने का काम राजभाषा अधिकारी करता है। महत्वपूर्ण कार्य राजभाषा अधिकारी को निभाने पड़ते हैं। यह पद प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आता है। इसके पूर्व भी मैंने कहा था आपको। तनख्वाह बहुत अच्छी मिलती है, रुतबा मिलता है, अच्छी तनख्वाह मिलती है। हिंदी विषय को लेकर स्नातक पदवी या स्नातकोत्तर पदव्युत्तर शिक्षा प्राप्त जो युवक हैं, उन युवकों के लिए अंग्रेजी का विशेष विषय का ज्ञान अगर आपने किया है रखता है तो उन्हें यह नौकरी प्राप्त करने की अवसर मिलते हैं, अवसर आपको प्राप्त हो जाएंगे। महत्वपूर्ण अगर वेबसाइट आपको देखनी है इसके संदर्भ में, तो राजभाषा अधिकारी पद प्राप्त करने के लिए जो वेबसाइट मैं अभी बताना मैं जा रहा हूँ, उन वेबसाइट पर आपने अगर सर्च किया गूगल पर या कहीं सर्च किया इंटरनेट पर, तो डिटेल जानकारी भी आपको प्राप्त हो जाएगी। www.rajbhasha_nic.in parliament_of_india.nic.in इस पर आप क्या कर सकते हैं कि सर्च कर सकते हैं। www.railrecruitment.com इस पर भी आप क्या कर सकते हैं कि सर्च कर सकते हैं। और राजभाषा अधिकारी विकिपीडिया, इतना भी आप अगर गूगल में सर्च करते हैं तो इस राजभाषा अधिकारी पद के लिए कौन कौन सी योग्यताएं, पात्रता या शैक्षिक अर्हता होनी चाहिए, उसके नियम क्या हैं, परीक्षाएं किस प्रकार की होती हैं, कब उसके और कहाँ कहाँ वह नौकरी के अवसर उसमें प्राप्त होते हैं, उसके लिए क्या पढ़ना चाहिए, हिंदी का MA पढ़ना चाहिए या BA पढ़ना चाहिए, क्या उसके उपरांत कोई डिप्लोमा वगैरह कोर्सेज करना चाहिए, और कितनी तनख्वाह मिल जाएंगी, कितने समय उम्र की संदर्भ में बैन किया है, ये सारी बातें आपको डिटेल से वेबसाइट पर प्राप्त हो जाएगी। लेकिन इस क्षेत्र में आपको काम करने के बहुत सारे अवसर हमें दिखाई देते हैं। तो अगर आप राजभाषा अधिकारी बनना चाहते हैं तो आज से उसकी शुरुआत करनी होगी, आज से उसकी तैयारी करनी होगी, ताकि MA के उपरांत आपको पहले ही प्रयत्न में आपको क्या हो जाएगा कि इसका लाभ मिल जाएगा या आप राजभाषा अधिकारी बन सकते हैं। 2 दिन अपनी क्रीड़ा समारोह का आनंद उठाया है, शायद आप थके हुए हैं, इसी कारण मैंने अभी क्लास में ही आपके में बैठा हूँ। जब भी आप क्लास में नहीं होंगे तब आप हमारी क्लास जो है वह ऑनलाइन होती रहेगी। ऑनलाइन का जो भी अभी 25-30 मिनट का जो भी वीडियो आप देख रहे हैं उसे थोड़ा बार बार सुनिएगा, क्योंकि परीक्षा में इसके संदर्भ में प्रश्न पूछे जाने वाले हैं। प्रश्नों के लिए पढ़ने की अपेक्षा करियर बनाने के लिए क्या कीजिएगा, इसका उपयोग कीजिएगा, इस ज्ञान का उपयोग कीजिएगा। और अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं कि हमें विभाग में 12 बजे के बाद क्या कर सकते हैं, मिल सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। धन्यवाद।